नमस्कार। जलवायु पत्रिका के मंच पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार जीएसटी विशेषज्ञ श्री विशाल तिवारी जी हैं। इनसे आम बजट आने के पहले वार्ता हुई थी। आज उसी क्रम में बजट के पेश होने के बाद वार्ता है। विशाल तिवारी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अजय जी, धन्यवाद पुनः बुलाने के लिए जलवायु पत्रिका के मंच पे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2021 को एक साल की कोरोना महामारी के बाद जो बजट पेश हुआ, इस बजट में कुछ नई चीज़ें आई, नए ढंग से पेश हुआ। जैसे आम बजट में पहले लाल कपड़े में बंधा हुआ बजट हुआ करता था, फाइलें होती थीं, बजट का दस्तावेज होता था। लेकिन इस बार ये बजट डिजिटल रूप में पेश हुआ। उसी लाल कपड़े में टैब के फार्म में आया था। तो ये कुछ नई चीज़ें थीं। इस बजट से देश की आम जनता को काफ़ी उम्मीदें थीं। आपने बजट का अध्ययन किया होगा। जी इसी बजट के सिलसिले में आज कुछ संवाद आपसे हो रहा है। जी। हम जानना चाहते हैं कि इस आम बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर पाएगा? क्या लगता है आपको कि जो बजट पेश हुआ है, इस बजट से कुछ नए बदलाव हो सकते हैं या जहाँ हैं उसमें थोड़ा बहुत प्लस या माइनस होगा? अजय जी, ये आपको पता है, ये बहुत ही संकट में ये बजट आया है, जब देश और विश्व आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य हर तरह के संकट से गुजर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी दुनिया में फैली हुई है। अभी आपने जल्दी म्यांमार का तख्ता पलट भी देखा होगा। जी। इससे वर्तमान में स्थिति बहुत गंभीर है, संतुलन में कुछ भी नहीं है। और इस दौरान जो हमारे यहाँ बजट पेश किया गया, तो हमारी माननीय वित्त मंत्री ने कहा था ऐसा बजट 100 वर्ष में कभी पेश नहीं हुआ है। जी। और बजट पेश होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट 100 साल तो नहीं कह सकता। हाँ, ये बजट थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो उम्मीद की गई थी जनता द्वारा, कॉरपोरेट द्वारा, बिजनेसमैन द्वारा, जी। जी। उससे कुछ उम्मीदों को किया गया है पूरा, कुछ को नहीं। जी। हम इस पे चर्चा जब आगे बढ़ाएंगे तो बात करेंगे। जी। जी। इस बजट की सबसे खास बात मैं ये कहूँ तो यही है कि इस बजट में कुछ नया नहीं है, इसलिए ये बजट अलग है। जी। जी। क्योंकि जब सरकार के पास इस बजट की योजना बनाने का कार्य आया, तो उसमें दो समस्याएं आप सरकार के पास थी। पहला, जी। जी। 1 साल से देश की आर्थिक गतिविधि रुकी हुई थी कोरोना के कारण। और जी। दूसरी तरफ सरकार के खर्चे बढ़ रहे थे स्वास्थ्य के ऊपर, जिसमें कोरोना का कंट्रोल हुआ और वैक्सीनेशन के ड्राइव में भी बहुत खर्च हो रहा है सरकार का, काफ़ी जी। ज़्यादा समय भी लग रहा है। जी। जी। सो लोगों ने जो अधिक आय वाले ग्रुप के लोग थे, उनको लगा था कि शायद उनके ऊपर कुछ नया कर लगाया जाएगा। हम्म। पर इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं डाला गया, क्योंकि सरकार को ये पता है कि नया कर डालने का मतलब कि लोगों पे और समस्याएं आएंगी। हाँ, मगर इनडायरेक्टली तरीके से सरकार ने कुछ कर लगाया है, जो हम, अगर हमें समय मिलेगा तो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये कर उन्हीं पे लगाया गया जो लोग अधिक आय वाले ग्रुप हैं, अधिक आय ग्रुप में फॉल जी। करते हैं। जी। जी। रही बात ये कि ये क्या बजट हमारे सारी उम्मीदों को, जनता के और तमाम सेक्टर, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब के सेक्टरों के लिए सारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, ये तो समय बताएगा। जी। मगर सरकार ने मूलतः इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च बढ़ाने का प्रावधान किया है। जी। जी। तो उम्मीद है उससे कुछ रोज़गार और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तो एक मोमेंटम मिलेगा इकोनॉमी को, और इकोनॉमी शायद आगे चल पड़े। मगर इस बजट में हमें जो, जिससे मैं थोड़ा-सा, मुझे नहीं लगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बात की गई है सरकार द्वारा, वो मूलतः सिर्फ उन्हीं राज्यों में की गई, उन्हीं क्षेत्रों में की गई जहाँ आने वाले वर्ष में चुनाव है। जी। जैसा जी। कि बंगाल है, आसाम है, पुदुचेरी है, तमिलनाडु है, केरला है। जी। जी। इन्हीं क्षेत्रों के लिए रोड की योजना है, रेल की योजना है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की योजना है। अगर मैं ये करूँ, अगर पूरे देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने 100 रुपये का प्रावधान किया है इस बजट में, तो उसमें 80 रुपये इन्हीं 5 राज्यों पे खर्च हो रहे हैं, जी। जी। जो तर्कसंगत नहीं लगता है एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में मुझे। क्योंकि जो ये कोरोना काल में जो समस्याएं आई हैं, वो पूरे देश के हर कोने कोने में फैली हैं, सिर्फ इन 5 राज्यों में नहीं है। मगर हमें पता है सरकार के साथ साथ राजनीति भी
एक मुख्य अंग है हमारे देश की विकास गति का, या फिर जो भी कह सकते हैं, जो भी हमारा चक्र है, विकास चक्र में राजनीति का भी बहुत योगदान होता है। हाँ, पर ये जी कह जी सकते हैं कि इन योजनाओं के आने से, कुछ नया कर ना आने से, जी जी अगर जो हमारे देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स घराने हैं, अगर वो लोग अपने जो आय में चूँकि कर नहीं लगाया गया, पिछले वर्ष काफ़ी कर घटा दिया गया था। आपको पता है पहले कॉर्पोरेट टैक्स की दर 35% होती थी, जो घटा के 22% कर दी गई मैक्सिमम कॉर्पोरेट्स के लिए। जी जी उसके बाद भी पिछले एक वर्ष में चूँकि कोरोना काल आ गया तो सरकार ने कुछ असेसमेंट नहीं किया, मगर हम एज आर्थिक विशेषज्ञ देखते हैं तो देश में कोई प्राइवेट सेक्टर ने जी जी बहुत ज़्यादा योगदान नहीं किया जो उनको कर से बचत हुई है। जी इस जी बार भी उनको कोई नया कर नहीं लगाया गया, जबकि जो आवश्यकता थी, देश को फंड की ज़रूरत है। मगर लोगों से सरकार ने इनडायरेक्टली बोला भी है प्राइवेट सेक्टर को कि हम आपके ऊपर कोई कर नहीं लगा रहे हैं, तो आप जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को दोबारा इकनॉमी में इन्वेस्ट करें, ताकि नए रोजगार के क्षेत्र अवसर निकलें, नए लोगों को रोजगार मिले और विकास के नए द्वार खुलें देश के अलग अलग क्षेत्रों में। जी जी तो अगर मैं इसको जनरली ऑब्जर्व करके देखूं तो इस बजट को मैं 10 में से 6 या 7 अंक की दूंगा, जबकि मैंने उम्मीद की थी शायद इसको मैं 8 से 9 अंक दूंगा, जैसा कि मीडिया में न्यूज़ आ रही थी। वित्त मंत्री ने खुद बोला कि ये बजट सबसे अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। इस बजट में सबसे अलग यही है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, कोई नया, कुछ नया नहीं, इसलिए इसमें इसको आप बेस्ट मानिए चाहे वर्स्ट मानिए, सबसे मुख्य बात इसकी यही है। हम्म। बाकी आगे हम और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। जी, आपने विशेष तौर पे इसमें फोकस किया कि एक राजनीतिक बजट भी कहा जा सकता है या चुनावी बजट भी कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक सत्ताधारी का मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी दल है उसको एक विशेष फोकस इस बात पर ज़रूर करना चाहिए कि देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है या देश में जिसकी प्रदेश में गरीबी है, जहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, उन्हें वहाँ पर विशेष फोकस करना चाहिए, जबकि हर सत्ता ही काम करती है। फिलहाल अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि पर इस बजट में खास क्या है? अजय जी, जैसा आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं और बात हो चुकी है कि बजट का मूल उद्देश्य होना चाहिए सर्वांगीण विकास और जी हर जी क्षेत्र का विकास। और सबसे जो ढांचागत हमारी आवश्यकता है वो यही जो आपने चर्चा की, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे मूल आवश्यकता है किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए या किसी भी परिवार को चलाने के लिए। जी जी उसका प्रावधान इसमें किया गया है ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। हाँ, आउटले एक्सपेंस इन्होंने बढ़ाया है, जिसको हम कहते हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा बजट की चर्चा करना चाहूँगा कि जी जी बजट का मूल जो प्रारूप ये होता है कि बजट, जैसे हम एक सामान्य भाषा में समझें तो बजट का ये है कि आपकी कितनी आय है, उस आय के अनुसार आप अपना खर्च बनाते हैं। जी जी ऐसे ही देश के में भी ऐसा होता है, जो देश की आय होने वाली होती है आने वाले वर्षों में, जो एक गणना की जाती है, आकलन किया जाता है, उसी के आधार पे खर्च की गणना की जाती है, वैसे ही खर्च किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसका एलोकेशन होता है अलग अलग प्रावधानों में और विभागों में। सो इस जी बार जी सरकार ने ये काम अच्छा किया है कि अपने जो इनका बजट का साइज बढ़ा दिया है, मगर साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा बढ़ा दिया है, जो शायद 9 साढ़े 9% इनका टारगेट है। जी जी सो फिस्कल डेफिसिट पे मैं एक बार बता दें, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अगर आप अपने आय से अधिक जो खर्च करते हैं वो हम्म आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। हम्म जैसे आपकी पारिवारिक आय 100 रुपये है, मगर आप 500 रुपये खर्च करें तो 400 रुपये आप कहाँ से लाएंगे? एक हम्म आम इंसान भी 400 रुपये उधार लेगा दोस्तों से, परिवारों से, या वो अपने आसपास के दुकानदारों से कुछ खर्च उधार लेके फिर अगले महीने उसको करता है एडजस्ट। सेम वही हम्म सरकार भी करती है। हम्म क्योंकि इस समय विकास की गति रुकी हुई है, देश में पैसे की कमी है, और सरकार को पता है कि हमें ये चीज़ें बाद में नुकसानदायक होंगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही प्रोविज़न कर दिया है कि हम अपने देश के फिस्कल डेफिसिट को 9.5% तक ले जाएँ, मैक्सिमम ले जाएंगे, जी जो जी नॉर्मली 3 से 4% के बीच रहता है हर वर्ष बजट दर बजट, मगर इस बार उसको बढ़ाया गया है। सो जी जी इस 6% की वृद्धि से शायद देश में ये एक बूस्टर का काम करेगा, एक वैक्सीन का काम करेगा। हम्म। अगर इस फिस्कल डेफिसिट के जो व्यय का अधिकता डाली गई है उसको सही तरीके से खर्च किया जाए। जी मगर जी इस बजट में मुझे नहीं दिखता कि जो एक्सपेंस है वो इनका शिक्षा पे, इस पे काफ़ी कमी देखी गई है। आपको पता, आपने भी देखा होगा कि 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए की कमी कर दी गई है जी शिक्षा जी शिक्षा के क्षेत्र में, जी जी जिससे मूल नुकसान होगा छात्रों को, स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को, जो काफ़ी उम्मीदों के साथ बैठे थे कि वो आने वाले वर्ष में अपने जो भी टारगेट्स हैं, जो भी उनके
विषय हैं उस पे और गहन शोध कर सकते हैं, मगर शायद उस पे उतना उनका जोर नहीं रहेगा। और जी जी सरकार का पक्ष अगर देखो, सरकार को पता है कि इस वर्ष उनको स्वास्थ्य पे अधिक खर्च करना पड़ेगा। जी जी। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, आपको पता है अभी जल्दी ही, आज ही हम लोगों ने 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी इंडिया में, पूरे जो सबसे तीव्र गति से लगाई गई है पूरे विश्व में। भारत प्रथम नंबर पे पहुंच गया है सबसे तेज़ी से 50 लाख लोगों को वैक्सीन देने में। जी जी। पर ये बात अवश्य है कि बजट के साथ आप स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और रोजगार पे भी ध्यान देना चाहिए था, उसका बजट एलोकेशन बढ़ाना चाहिए था। रोजगार तो शायद हमारे जो एक्स्ट्रा एलोकेशन उन्होंने किया है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाए हैं, उस पर रोजगार लोगों को मिल जाए, जी मगर उसमें मैक्सिमम अनस्किल्ड और स्किल्ड लोग लेबर्स को रोजगार मिल सकता है। मगर जो स्किल्ड है, जो एजुकेटेड है, जो अभी पढ़ रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है, उसको कैसे फंड की एलोकेशन होगी। आपको पता है पहले से ही जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं वो फ़ंड के कमी से झेल रही हैं, क्योंकि बहुत से पूरे 1 साल तक सारे कॉलेज और सारे संस्थान बंद रहे। सो वहाँ भी बजट की समस्याएं हो रही, तो सरकार को इस पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। पर हम ये भी कह सकते हैं कि बजट का आजकल उतना महत्व नहीं रह गया, क्योंकि अब ये जो सरकार है, ये अब आजकल की नई सरकारें हर महीने कुछ न कुछ नए प्रावधान लाती हैं, तो ये बजट एक फॉर्मेलिटी की तरह रहता है। अगर कुछ ऐसी कमी अगर होगी तो सरकार हो सकता है मिड ऑफ द ईयर कोई नया प्रोविज़न या नया एडजस्टमेंट या एलोकेशन कर सकती है। मगर ये पहले ही किया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता देश के शिक्षा क्षेत्र के लिए, स्पेशली यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी है। मगर स्वास्थ्य में जहाँ तक हम देख रहे हैं, मैक्सिमम बजट जो एक्स्ट्रा बजट दिया गया है वो मूलतः वैक्सीनेशन पे खर्च किया जाएगा, तो उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा कोई नई कोई एलोकेशन नहीं दिखती है मुझे बजट में। जी हाँ, एक बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बजट पढ़ा तो बजट में देखा मैंने बार बार कि आत्मनिर्भर भारत बनने की बार बार बात कही गई। तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षा और अनुसंधान पे हमारा जो खर्च है बजट में हमारा हमेशा कम किया जा रहा है। जैसे पिछले बजट में 99,000 करोड़ रुपए बजट दिया गया था, इस बार 93,000 करोड़ बजट दिया गया, ये 6,000 करोड़ बजट कम कर दिया गया। जहाँ पर बजट को बढ़ाना चाहिए वहाँ पर ये बजट कम हो रहा है। वहीं वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 50,000 करोड़ जो है अनुसंधान के लिए, तो आप पूरे शिक्षा के बजट से 50,000 निकाल देंगे अगर, तो 43,000 बचता है। जी आप कैसे प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक कैसे किसी भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो बिना अनुसंधान के कुछ संभव नहीं है। और अनुसंधान किस तरह का होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ज़रा आप इस पर एक नज़र डालिए, बताइए कि आत्मनिर्भर भारत बनने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है वित्त मंत्री जी की। जी, अवधारणा जब मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया था आज से 3-4 महीने पहले कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और आपको जल्दी ही पता है कि अभी जल्दी ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भर वर्ड को अपने डिक्शनरी में ऐड भी किया है। जी जी। सो जैसा मैं देखता हूँ अपने देश में, मैं भी देश का नागरिक हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है जब हमारे देश का नाम और जगह आता है। मगर आत्मनिर्भरता का शब्द का चयन होना और आत्मनिर्भर होना, दोनों में काफ़ी अंतर है। आत्मनिर्भर करने का मुख्य उद्देश्य जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था, उसका पर्पज़ ये था कि हर इंसान अपने खुद के श्रम से, अपने चाहे मानसिक शारीरिक श्रम जो भी करता हो, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से अपने आय का साधन जुटाए और अपने परिवार का भरण पोषण करे और देश का भी विकास करे। जी जो जी। कुछ, जैसे अगर देश की बात करें, जो डिपेंडेंसी हमारे देश की बाहर के देशों पर है, हम मैक्सिमम इम्पोर्ट करते हैं। अनुसंधान, जैसे आपने भी कहा, अनुसंधान पे हमारे यहाँ कम खर्च है। हम बात करें तो पिछले 50 वर्षों में हमने कोई भी नया कोई बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोई पुरस्कार या कुछ ऐसा अनुसंधान पे कोई हमें पुरस्कार नहीं मिला है। और सरकार ने एक्सपेंस ईयर बाय ईयर बढ़ाया है, मगर उसका मूल उद्देश्य हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। हम सिर्फ शब्दों के जाल में फंसे रह जा रहे हैं, चाहे जी वो जी। मेक इन इंडिया इसके पहले आया हो या अब आत्मनिर्भर आया हो। तो मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया कर दिया गया, चीज़ वही है। आत्मनिर्भरता नया वर्ड ले आया गया। सभी लोग चाहते हैं, हर आदमी आत्मनिर्भर होना चाहता है। कोई नौकरी करके आत्मनिर्भर होता है, कोई अपना रोजगार करके आत्मनिर्भर होता है। लेकिन आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उसको साधन कौन उपलब्ध कराएगा, वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। अनुसंधान भी एक उसी कैटेगरी में फॉल करता है, जहाँ पे आपको अनुसंधान, अगर आप जो हमारे देश के रिसर्च स्कॉलर्स हैं या संस्थान हैं, बड़े बड़े आईआईटीज़ हैं या और भी साइंस संस्थान हैं, वहाँ पे अगर आप लोगों को अवसर नहीं देंगे, फंड उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो नए रिसर्च, नए अनुसंधान कैसे होंगे। अगर अन्य देश बढ़ सकते हैं तो हमारे देश में भी स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है। जी जी। तो इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि इस पे खर्च बढ़ाया जाए, लोगों का ध्यान दिया जाए। स्कॉलर्स और अध्यापकों के लिए भी फंड एलोकेशन होना चाहिए।
जी जी। जी। हम जरा कृषि की बात करते हैं। आजकल इस वक्त किसान आंदोलन अपने चरम पर है। जी। आज जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो देश में किसानों की महापंचायत चल रही है अपने अपने मुद्दों को लेकर के। 1990 के दशक तक भारत की जो कुल जीडीपी थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर का था, कृषि का था। लेकिन 1990 के बाद के दशक, लगातार लगभग 3 दशक के आसपास हो गया, लगातार कृषि का बजट घटता चला गया। अब ये प्रश्न ये है कि और बजट में, इस बजट में इस सरकार ने कृषि के लिए क्या नए प्रावधान किए? जी अजय जी, कृषि, भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है, ये हम जानते हैं। और अभी जल्दी चर्चा हो रही थी किसी और मंच में, वहाँ बोला गया था कि 1964 में ही हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने बोला था कि कृषि हमारा हमेशा से मुख्य रहेगा, कृषि पे हमारा लोकेशन बढ़ना चाहिए। जी जी। 1964 में, आज से 50-60 साल पहले। मगर आज भी उसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि 90 के बाद और घट गया है। 90 तक तो घटता रहा है क्रमशः, लेकिन 90 के बाद काफ़ी गिरावट हुई। उसका मूल कारण ये था, अगर मैं हिस्सा देखूं देश की इकोनॉमी में, सो अगर मैं उसको परसेंटेज की तरह देखूं तो वो कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल उसकी ग्रोथ हुई है। मतलब मैं ये बोलूं कि 90s के दशक में, यानी कि 90 के दशक में हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, काफ़ी परिवर्तन हुआ, उसमें देश को आवश्यकता भी थी, तो उसमें सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा द्रुत गति से विकास हुआ। हाँ, उस समय कृषि थोड़ी पिछड़ गई, शायद जी जी। सरकार की अनदेखी हुई या राज्य सरकारों ने उतना जोर नहीं दिया, और ये क्रमशः चलता ही चला आ रहा है। इस वर्ष सरकार ने जो नए 3 कानून लाए, उस कानून का उद्देश्य सरकार यही कहती है कि हम चाहते हैं कि हमारा किसान आत्मनिर्भर हो जाए, वो देश के किसी कोने में जाके अपनी फसल को बेचे, जो चाहे वो फसल उगाए, उसके ऊपर कोई भी निर्भरता न रहे, कोई मंडी शुल्क ना लगे, वो फ्री होके अपने फ्री मूवमेंट हो उसके सारे फसलों का। उद्देश्य सरकार का ये है। उनको उनकी आय दुगनी करने का लक्ष्य है 2022-23 में उनका। पर अब वो प्राप्त कैसे होगा, क्योंकि शायद जन सरकार ने जो बनाया, प्रावधान किया कानून में, और जो किसान समझ रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, उनको इस बजट में कुछ ऐसा करते कि किसान को भी लगता है कि हाँ, मेरे लिए कुछ किया गया, हमारे लिए कुछ नया फंड है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने की है, आपको पता होगा, उन्होंने एक जी नया कृषि सेस ले आए हैं। वो आपके डीजल पेट्रोल के अलावा कस्टम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी लगाया जाएगा, और उसका उसका उपयोग कृषि के विकास के लिए या किसानों के लिए उपयोग किया जाएगा। उसकी डिटेल्ड फाइन प्रिंट अभी नहीं आए हैं कि उसका उपयोग कैसे होगा, कितना कर कलेक्ट होगा, मगर सरकार ने इस बजट में प्रावधान डाल दिया गया है। तो अप्रैल या मार्च से वो नए कर स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों को देना पड़ेगा, वो जो भी एक्सपोर्टर होते हैं, या फिर पेट्रोल डीजल पे लगेगा। जी। जी हाँ, बजट पे जो एलोकेशन हुआ है कृषि का, वो तो नॉर्मली मुझे लगा, कोई ऐसा बहुत ही असाधारण एलोकेशन नहीं किया है सरकार ने। जी। हाँ जी, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी उसपे। 2 दिन पहले कुछ लोगों से मैं इस पर चर्चा कर रहा था, जी। तो लोगों का कहना ये था कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जो जीएसटी दर है, हुँ। उस पर कुछ कमी लानी चाहिए थी, क्योंकि शिक्षा पर बजट बता रहे हैं कि 18% है। हुँ। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का कहना था कि उसे 5% घटा देना चाहिए था। आपकी क्या राय है कि जीएसटी की हाँ, दरों में बदलाव क्यों नहीं हुई, या होना चाहिए या नहीं या होना चाहिए? बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है कि जीएसटी लगती है, लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स चलती हैं शिक्षा के, उस पे कर नहीं है, वो कर मुक्त है। प्राइवेट सेक्टर पे लगाया गया है, लेकिन आपको ऐसा पता है देश में मैक्सिमम जो शिक्षा के प्रावधान है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही लोगों जनता तक पहुँचते हैं। सरकारी जी जी। योजनाओं का या तो लाभ जी लोग लेते नहीं, जी। या तो लोग अपने बच्चों को, अपने घर वालों को पढ़ने नहीं भेजते हैं कि सरकार की संस्थान है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। सो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कर है तो कर को कम करना चाहिए था। हाँ, 18% बहुत ज़्यादा रेट है, जो काफ़ी, ऐसा नहीं कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बजट आने के बाद, बजट के पहले भी तमाम जो भी शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख संस्थान हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो लोग ऑलरेडी, उन्होंने बजट पूर्व अपना पेपर दिया था कि इसको 5 या 12% के ब्रैकेट में लाना चाहिए। पर जी जी। सरकार ने उस पर 18% टैक्स लगाया। आपको पता है शिक्षा का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जनता पे उसपे कर लगा के, जीएसटी लगा के उस पे और भार नहीं लगाना चाहिए। मगर हाँ, इस बार सरकार ने इस बजट में कोई भी उसमें कमी नहीं की है, और उम्मीद है अगर कृषि सेस अगर लगता है तो और बढ़ भी सकता है। हालाँकि अभी प्रावधान नहीं आया है, मैं जैसे बता, डिटेल नहीं आया है कि कृषि सेस किस पे लगेगा। जी अगर जी। कृषि सेस भी लगाया जाएगा तो वो कर से और हमारा 18% के ऊपर वो 4% 5% जो भी कर आता है वो और बढ़ जाएगा।
पर ऐसा उम्मीद नहीं है कि जीएसटी में कर बढ़ेगा। हाँ, ये बात है कि अभी ऑलरेडी वो 18% पर है और उसमें कोई कमी नहीं की गई, इसको करी की जानी चाहिए थी। ये बात मैं आपसे सहमत हूँ। जी जी। जी। इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये जो बजट दिया गया है वो है कि विकासशील देश भारत जैसे 1 अरब 35 करोड़ वाली आबादी के लिए ये बजट मुझे लगता है कि कुछ कम है, कुछ और होना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, बजट की एलोकेशन तो आपको पता है, हम इतनी बड़ी आबादी, अगर हम एक आदमी का, जैसा कि बुलाया गया कि एक आदमी पे 2 वैक्सीन की 2 शॉट लेने हैं तो 2000 रुपये तो हर इंसान पे खर्च होंगे। तो वो अगर उससे तुलना करें जो बजट एलोकेट हुआ है तो पूरा का पूरा बजट ही सिर्फ उसमें चला जाएगा। सरकार ने कुछ सोच के एलोकेशन किया है और ये बात बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी आबादी के स्वास्थ्य पे इतना कम बजट नहीं होना चाहिए। पर जैसा कि मैंने बताया, सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया, बजट में कोई भी नए प्रावधान नहीं किए टैक्स कलेक्शन के लिए, इसलिए उन्होंने शायद बजट एलोकेशन कम किया। लेकिन हाँ, उन्होंने बोला है कि अगर जब हम ये चीज़ें समय के साथ बढ़ेंगी तो इन द मिड ईयर रिवीजन वो कर सकते हैं स्वास्थ्य पे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य पे जब बजट का खर्च दिया गया है, जैसी स्थिति है वर्तमान में, उस हिसाब से काफ़ी कम है। पर उम्मीद है कि सरकार जल्दी इसको रिवाइज़ करेगी और बजट एलोकेशन बढ़ेगा लघु एवं स्वास्थ्य मध्यम क्षेत्र उद्योग पर। के लिए इस बजट में क्या खास है? लघु उद्योग बंधन में जैसा हमने चर्चा किया पीछे ही कि सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है। उसकी योजना है कि आत्मनिर्भर हो जाए, हर इंसान खुद कमाए, खुद अपना अपना अपने परिवार, अपने क्षेत्र का विकास करे, देश के विकास में योगदान करे। सो इसमें उसी पर जोर, जैसा पिछली 6 महीने सब सुनते आ रहे हैं, उसी पर जोर दिया गया है। जी कुछ जी। बहुत एडिशनल स्कीम्स तो नहीं। हाँ, ये बोला गया है कि आपको स्टार्टअप योजना पे इन्होंने काफ़ी नए 1 साल की एलोकेशन और बढ़ा दी है और उस पे कर छूट दी गई है। उसके फ़ंड पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर बाहर से पैसा आता है स्टार्टअप के इन्वेस्ट के लिए तो उस पे कर जो है सरलीकरण कर दिया गया है। नहीं तो सपोज़ ऐसे आजकल बहुत से इंजीनियरिंग के नए ये होनहार स्टार्टअप करने वाले बच्चे हैं जो इनको फ़ंड की आवश्यकता होती है और उनको बाहर से फ़ंड एलोकेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजल फंडिंग बोलते हैं या फिर स्टार्टअप फंडिंग बोलते हैं। पर बाहर का इन्वेस्टर वो तभी कर सकता है जब यहाँ पर उसको कर की सरलीकरण जो पहले नहीं था, जी और जी। उसको लगातार 2-3 वर्षों से क्रमशः उसका सरलीकरण किया जा रहा है। इस बार भी उन्होंने काफ़ी छूट दी है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में। सो हो जी जी। सकता है उसके बाद शायद जो प्राइवेट सेक्टर से ही स्टार्टअप्स योजनाओं को फंड मिले और जी वो जी। अपने स्कीम को, अपनी जो भी उनकी रूपरेखा है, जो भी वो सोचते हैं उस पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ नया बनाएं। और अंतिम प्रश्न आपसे कि प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद जो उनका भाषण था उस भाषण में कई बार उन्होंने भारत को 5 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया। क्या आपको लगता है कि 2021 का आम बजट 5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए कुछ कदम बढ़ा रहा है या नहीं? जी, यहाँ पे मैं अब क्या मैं कहूँ, पर हाँ, मेरे देश की बात है पर मुझे कहना पड़ेगा कि अभी अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी लोग, सरकार के लोग बोलते हैं, वो अभी दूर की कौड़ी है। पहले भी थी और पिछले 1 वर्षों में जैसे हम पीछे घटे हैं, आपको पता है हमारी इकोनॉमी 23% माइनस में चली गई थी पिछले लास्ट क्वार्टर में, यानी पिछले अराउंड जुलाई के क्वार्टर में। उसके बाद हम अभी -11% के आसपास शायद हैं। सो अभी तो हमको अपने जिस लेवल पे थे हम कोरोना के पहले, वहाँ आने में ही 2 साल लग जाएगा। उसके बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, इसकी रूपरेखा तैयार करना, कहना और करने में बहुत ही अंतर है। पहले ये वो काफ़ी कठिन था। लास्ट ईयर जब बजट में बोला गया था, मोदी जी ने बोला था, फिर उनके तमाम सारे विभागों से योजनाएं आई, मीडिया में आया, न्यूज़ में आया, इंटरनेशनल चैनल्स पे आया, हर जगह आया कि इंडिया थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी, 3rd नंबर की इकोनॉमी यूएस जी चाइना जी। के बाद। मगर अभी वो काफ़ी, उसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है और उसके उससे इतर जब तक आप खुद एक आम इंसान की तरह देखिए, आप रोड पे निकलिए, लोगों से मिलिए, बातें कीजिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब ये है कि देश का हर परिवार, जी अगर जी। मैं मानूँ कि हमारे एक परिवार में 5 लोग रहते हैं जी जी। तो तकरीबन 25 से 30 करोड़ परिवार हमारे देश में रहते हैं। हर जी जी। परिवार आत्मनिर्भर हो। यहाँ मैं आत्मनिर्भर की बात कर रहा हूँ तो ये वो सब नहीं है कि जो हम मोदी जी से सुनते हैं या प्रधानमंत्री या कोई सरकारी योजनाओं में। यहाँ आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि उसके पास कोई भी उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। मतलब उसको ये चिंता ना हो कि मेरा अगले महीने मैं अपना खर्च कैसे चलाऊँगा, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, उसकी फ़ीस कैसे जमा करूँगा। जब तक जो बेसिक नीड, जो आधारभूत ज़रूरतें हैं परिवार की, एक भारत जैसे देश में जब तक वो पूरी नहीं हो जाएँगी,
तब तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना और पूरा करना जी जी बहुत ही मुश्किल है। और जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम करते हैं या हम जो भी शिक्षित लोग करते हैं, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि ओवरऑल यानी कि इसका स्कैटर डेवलपमेंट होना चाहिए। जी जी हर इंसान जो है देश का, हर परिवार प्रगति करे, ना कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 या 10 उद्योगपतियों या 5-10 इंडस्ट्री के पास हो। कश्मीर जी से कन्याकुमारी तक सर्वांगीण विकास होगा, जी तभी जी हम जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के उद्देश्य को प्राप्त करके देश को भी एक विकास की गति पे ले जा सकेंगे। जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। अगली बार हम फिर किसी खास मुद्दे पर आपसे बातचीत अवश्य, करेंगे। अवश्य, अवश्य। शुक्रिया। धन्यवाद।